हेलो एवरीवन, वेलकम। पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स का जो न्यू सिलेबस रिलीज हुआ है, हम उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सारा सिलेबस समझेंगे, कौन से टॉपिक्स कैसे करने हैं आपको, और एक टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, सब टॉपिक में सारा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सिलेबस का। और आज का ये लेक्चर आप जितने भी एस्पायरेंट्स पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक बार सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, एक स्ट्रैटेजी, एक पाथ, रास्ता आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम सिलेबस की तरफ पहले। और जिनको है ना लर्नर्स को कि जो कोर्स में एनरोल है, तो उनको है कि ये हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जब मैंने ये पंजाब लेक्चर कैडर का बैच स्टार्ट करा था ना इकोनॉमिक्स का, मैंने तभी ये चीज़ बोली थी कि जो आपका पिछला सिलेबस, पुराना सिलेबस है, उसमें जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, यानी कि टॉपिक्स के हेडिंग से दिए हुए हैं, पूरा ब्यूटीफाई नहीं किया हुआ सिलेबस, एक्सप्लेन नहीं की हुई, ज़्यादा डिटेल में चीज़ नहीं दी हुई, मतलब ऊपर ऊपर से टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं, है ना। तो पर क्योंकि जब भी मैं इकोनॉमिक्स के ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ आपको, तो बाय एक्सपीरियंस मुझे ये चीज़ पता चल रहती है कि एक टॉपिक है, कितने सब टॉपिक्स हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक्स कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें मैंने पहले ही इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ था, ये बैच शुरू करने से पहले ही मैंने ये चीज़ें सब मेरे दिमाग में थी, और पूरा मैंने लिस्ट बनाया था कि अगर ये टॉपिक सिलेबस में है तो इससे मिलते जुलते ये टॉपिक्स भी हमको अपने कोर्स कंटेंट में डालनी है ना। तो बाय एक्सपेक्टेशन जो आपका नया सिलेबस रिलीज हुआ है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि मैं चाहती थी, वो वैसे ही है सिलेबस आपका। यानी कि उन्होंने डिटेल दी हुई है सारी चीज़ों की, है ना। ऊपर ऊपर से टॉपिक्स नहीं, पूरे डिटेल में उन्होंने बताई हुई है। तो आपके पुराने और नए सिलेबस में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बाकी अगर कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से जानते हो कोई, है ना, तो अगर आप ध्यान से चीज़ें देखोगे तो वो सेम है, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को ब्यूटीफाई करके लिखा हुआ है, वहाँ पे ऊपर ऊपर से चीज़ लिखी हुई है ना। तो बड़ी टॉपिक्स मैंने देखे, जैसे इसमें उन्होंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है ना। न्यू सिलेबस में उन्होंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अपना मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, है ना, मार्केट इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, तो सब चीज़ें डिटेल में लिख रही। पर असल में जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ते ही हैं साथ में। बात समझ रहे हो मेरी। तो वही है, मतलब खास कुछ इकोनॉमिक्स में चेंजेस नहीं है आपके सिलेबस में, समझते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी सारा दिखाऊंगी कि जो आपका कोर्स कंटेंट की क्लासेस हैं, उससे आपको कौन से टॉपिक कैसे कैसे कहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। अब क्या लिखा है उसने, कहता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से समझो, ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी या आप कह लीजिए +1 +2 की जो इकोनॉमिक्स होती है ना। जो हम +1 +2 की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे जो टीयर जेन वाली बुक है उससे पढ़ रहे हो, है ना। ये देखो, ये बुक है ना, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स टीयर जेन। तो इस बुक से आप पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो वो वाली है, ये सारा पार्ट वो वाला है। दैट इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की, उसका मीनिंग, उसका सोल्यूशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ये सारा आपका वही है, +1 +2 बेस चीजें हैं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे जो आप एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स ओपन करोगे, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, इसमें सब चीजें कवर्ड है। चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, है ना। ये बेसिक सारा एनसीईआरटी का इसमें कवर है। ये देखो, यहाँ पे आप जाओगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी आ जाए, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे देखो, अगला आ गया आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर लो, छोटे से लेके बड़ा एग्जाम, टफ से लेके इजी एग्जाम, हर एग्जाम में इसके बिना वो एग्जाम हो ही नहीं सकता, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बिना। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत अच्छी, मैंने इस पर क्लासेस ली हुई हैं, डिटेल्ड क्लासेस। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, सप्लाई प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। फिर आपका सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनपुट प्राइजेस, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, टीआर, एआर, एमआर, उनकी डेरिवेशन, उनका रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गई,
इसमें आपका ओलिगोपोली नहीं है वैसे सिलेबस में, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आप ओलिगोपोली भी डाल दो। मैंने ओलिगोपोली की भी 2 क्लासेस डाली हुई हैं इसमें। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, इनपुट जो डिमांड का होता है वन वेरिएबल रिसोर्स के केस में, सेवरल वेरिएबल, या फैक्टर प्राइसिंग है, ये सारा टॉपिक कौन सा? फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ सारा एक बार कि आपको कहाँ से कैसे ये करना है। तो इसमें जो भी आपकी टॉपिक्स कुछ ऐड ऑन हुए हैं, है ना, जो भी मुझे लगेगा कि भाई ये टॉपिक्स नए हैं, ऐड ऑन हुए हैं, ये आपको जो न्यू बैच दिख रहा है ना अपने कंटेंट सेक्शन में, ठीक है, इसी में मैं वो क्लासेस डाल दूंगी, जो भी इसकी नहीं लाइव में होगी क्लासेस। ठीक है, लाइव में होंगी, लाइव के बाद इसी वाले बैच में सीरियल ऑर्डर में वो मैं इंपोर्ट कर दूंगी, आप देख सकते हो इसमें वो क्लासेस। ठीक है, और जो लाइव जो भी होगा आगे, जो क्लासेस आगे चलेंगी लाइव में, जो सिलेबस में अपडेट हुए हैं टॉपिक्स, उसका शेड्यूल आपको सारा ओवरव्यू सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये देखिए कंज्यूमर बिहेवियर, क्लास वाइज सारे नोट्स दिए हुए हैं। ये सप्लाई थ्योरी है, स्लोप, इलास्टिसिटी, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी, दिस इज आल्सो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही एक पार्ट है टॉपिक, ऐसा ना समझना अलग टॉपिक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अपना आईसीसी पीसीसी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या होता है, मार्शल इंट्रो है, ये भी आप कर सकते हो, ये थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए ऐड किया। कंपनसेटेड डिमांड कर्व, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स, ये मार्केट स्ट्रक्चर में। मैंने पहले ओलिगोपोली नहीं ऐड करा था, ओलिगोपोली मैं यूजीसी नेट में करवाती हूँ, मुझे था कि कैडर के सिलेबस में ओलिगोपोली है नहीं, हमको करना नहीं, फिर भी बच्चों ने बोल बोल के नहीं मैम ओलिगोपोली भी इसमें डालो, हमको ओलिगोपोली भी पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ लो, फिर मैंने ओलिगोपोली भी इसमें डाल दी। ओलिगोपोली की 2 क्लासेस है, मॉडल्स इसको स्किप कर सकते हो, आपके सिलेबस में है नहीं है, बट अगर किसी को है कि नहीं मुझे करना है तो कर सकते हो। ओलिगोपोली के मॉडल सारे बड़े अच्छे मैंने इसमें समझाए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बेसिक है, जिसमें हम जर्नल इक्विलिब्रियम वगैरह वाली चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, देन ये जर्नल इक्विलिब्रियम, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी पढ़ते हैं, कंपनसेशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह। ये देखो ये फैक्टर प्राइसिंग आ गया, फैक्टर प्राइसिंग पार्ट 1 पार्ट 2, थ्योरी ऑफ रेंट एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स कुछ करवाए हुए हैं, दीज आर द क्लासेस। ठीक है, इसमें आगे देखो सिलेबस में अगला यूनिट हम एक्सप्लोर करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसमें ऐड कर दिया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिखाया ना अभी आपको, मैंने कहा गया, हाँ आपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसमें ऐड कर दिया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसमें तो दिया नहीं हुआ, मैंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसलिए ऐड किया था बिकॉज दैट इज रिलेटेड। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें कुछ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बेसिक से टॉपिक, जैसे पेरेटो ऑप्टिमिलिटी हो गया, है ना, तो ये वाले जर्नल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉबवे फिनोमेना क्या होता है, दैट आर द टॉपिक्स की जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं साथ में, चाहे आपके इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट द थिंग इज द टॉपिक्स आर रिलेटेड टॉपिक्स, है ना। तो अगर उसका आप एक बार ओवरव्यू देख लोगे, क्लास देख लोगे उसकी, तो आपके लिए वो फायदे ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो फिर तो मैं बोल दूँ कि चल रहने दो, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना, सिलेबस में नहीं है ना। बट द थिंग इज कि वो इस इनसे रिलेटेड चीज़ें भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चंस वो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी से पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशंस होती हैं ना, वो इसोक्वेंट, इंडिफरेंस कर्व, पीपीसी, इनके बेस पर होती हैं। तो आपके जो सिलेबस है इसमें पीपीसी भी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी है, और जब हम ये पढ़ते हैं इसमें इसोक्वेंट भी है ना। तो दैट्स वाई वो टॉपिक हम कर लेंगे तो वो अच्छे ही है, कम रिस्क रहेगा, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं हमको लगेगी चीज़ें अगर उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो, बस ये बात होती है। ठीक है, आगे देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो कहता है बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो इस पर भी पूरा एक एनसीईआरटी की मैंने क्लास ली हुई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है ना, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका मतलब ये वो, तो मैं दिखा देती हूँ आपको वो। फिर नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें सारे फार्मूले आएंगे आपके, एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, है ना। तो प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल, नेशनल डिस्पोजेबल एंड नेशनल इनकम के 3 मेथड्स, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर, सर्कुलर फ्लो इनकम एंड आउटपुट इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल, है ना। फिर ये जो है ना आपका, ये पता क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, मैं बताती हूँ। ये जब आप क्लासिकल एंड केन्स की थ्योरीज पढ़ते हो ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम क्लासिकल केन्स की थ्योरी पढ़ते हैं ना,
उसमें ये आपका टॉपिक सारा कवर हो जाता है अगर वो अच्छे से हम पूरा पढ़ें उस टॉपिक को, क्यों क्लासिकल एंड केन्स को, कि क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे होता है, केन्स का कैसे होता है, केन्स का इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या कहता है, क्लासिकल के व्यूज, केन्स के व्यूज, वो हमको सारे इसमें पढ़ने हैं। ठीक है जी, वो चीज़ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, उसी में मैंने केन्स में ही जब हम केन्स थ्योरी पढ़ेंगे उसी में ये कंसेप्ट, हम इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें आता है। फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का रोल हो गया आपका, बिजनेस साइकिल्स आ गए, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, स्टैगफ्लेशन का, फिलिप्स कर्व, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर मनी एंड बैंकिंग आ गया, इसमें मनी की डिमांड में क्या पढ़ते हैं हम, थ्योरीज पढ़ते हैं, कौन सी, फिशर की थ्योरी, कैम्ब्रिज की थ्योरी, आपकी बोमल टॉबिन की भी वैसे होती है डिमांड फॉर मनी की थ्योरी, फ्रीडमैन की थ्योरी हो गई है ना। ये सप्लाई ऑफ मनी में आ जाता है आपका, जैसे जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं M1 M2 M3 M4, अभी तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आ गए हैं वो, और सप्लाई ऑफ मनी में आपका हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर है ना, ये सब चीज़ें। और ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, फिलिप्स कर्व, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें हमने रैशनल एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस भी अच्छे से करी हुई है। फिर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इनके फंक्शंस, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, कमर्शियल बैंक का रोल, इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज में आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, इनसे जुड़े हुए सारे फार्मूले पढ़ने हैं, और MEC एंड MEI क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर ये जो है ना गुड्स एंड मनी मार्केट का जर्नल इक्विलिब्रियम, दैट इज बेसिकली ISLM। IS का जो होता है उसको गुड मार्केट बोलते हैं, LM को हम मनी मार्केट बोलते हैं। ISLM हो गया। फिर उसने क्या कि ISLM कर्व में जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, मतलब कर्व आगे शिफ्ट होता है, पीछे शिफ्ट होता है, ये सब चीजें। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, स्ट्रक्चर, बजट डेफिसिट्स, ये सारा NCERT से भी मैंने क्लास ली हुई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं। ये खोला मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये देखो ये टॉपिक था ना आपका, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, मेथड्स नेशनल इनकम मेजर करने के, GNP एंड वेलफेयर है ना, वो आ गया। ये क्लासिकल केन्स थ्योरीज आ गई जो मैंने बताई, जिससे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ते हैं। ये फिलिप्स कर्व आ गया। ठीक है, कंजम्पशन हिपोथेसिस, डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज है ये सारी। ये आ गई आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन आ गया, इन्वेस्टमेंट वाली क्लास है ये, ट्रेड साइकिल, ये अभी हमने सारे सिलेबस में टॉपिक्स देखे हैं ना। ISLM कर्व हो गया, और ये जो मैंने सबसे पहला आपको बताया था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट, सबसे पहला टॉपिक था ये, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, ये नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब क्या है कि उन्होंने ना आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो स्पेसिफिक रिलेटेड टू मनी मार्केट है एंड पब्लिक, ये गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक वैसे स्पेसिफिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना। और ये सप्लाई वगैरह वाले जो टॉपिक हैं, सप्लाई ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक है, ये स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपको उन यूनिट्स में मिलेंगे। ये देखो, ये जैसे मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट जब आप देखोगे, ये देखो इसमें, ये देखो मनी सप्लाई आ गया, मनी सप्लाई, इनसाइड मनी, आउटसाइड मनी, मनी होता क्या है, इसका मतलब, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस अभी पढ़े ना हमने सिलेबस में, RBI, कमर्शियल बैंक, ये चीज। और जो आपकी गवर्नमेंट बजट वाला पार्ट था वो आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स का है बेसिकली पार्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जाओ, पब्लिक बजट, ये रहा पब्लिक बजट, ये देखो फिस्कल रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये पब्लिक बजट का मैंने NCERT से भी चैप्टर करवाया हुआ है गवर्नमेंट बजट का, और ये सारे डेफिसिट्स के कंसेप्ट करवाए। 3 क्लासेस पब्लिक बजट पर आपको मिल जाएंगी, पहली क्लास बेसिक वाली, ये दूसरी क्लास डेफिसिट्स वाली, ये तीसरी क्लास, 3 क्लासेस पब्लिक बजट पर मिलेंगी। और इसके अलावा मैंने, क्योंकि पता क्या बात है, जब हम पब्लिक बजट करते हैं ना तो हमको बेसिक मतलब पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट आर द टर्म्स रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड ये टर्म्स हैं, इनका बेसिक भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो ऐड करी है। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या आ गया, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ये बेसिक +1 +2 की जो हमारी स्टैट्स है ना, वो भी मेरे पास TR जैन की बुक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये उससे है बेसिक लेवल का। ठीक है,
सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन। अब क्या है कि आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, हमको इसमें लंबे लंबे न्यूमेरिकल नहीं करने, ठीक है, 10-10 20-20 नंबर के लंबी लंबी चीजें नहीं इसमें करनी, हमको बेसिक करना है इसका उस अकॉर्डिंग कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे वो आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना पूछ सकते हैं, मोड निकालना, स्क्यूनेस निकालनी है ना, क्योंकि डिस्पर्शन भी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, या मीन एंड मीडियन की प्रॉपर्टी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसी चीजें आएंगी। फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपका स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हो गया। इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर देखो काफी वाइड उसने दिया हुआ है, इसका एग्रीगेट मेथड है, एक प्राइस रिलेटिव मेथड जिसमें हम लैसपरे, पासचे, फिशे पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आईआईपी दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में क्या इश्यूज आते हैं, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये प्योरली ये आपका उसका है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं, तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट में। जब हम स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट में जाते हैं, ये बेसिक्स पर जाओगे, ये देखो पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, डाटा कलेक्शन, सोर्सेज, प्रेजेंटेशन, सैम्पलिंग, ये सारी बेसिक क्लासेस जो होती हैं आपकी वो, ठीक है। फिर आगे देखो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और उससे जुड़े हुए टॉपिक्स जैसे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से भी आपको मैंने प्रीवियस ईयर में देखा क्वेश्चन आया था, हालांकि आपके सिलेबस में आर स्क्वायर मेंशन नहीं है, बट आर स्क्वायर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्लास में करवाया भी था, ठीक है, तो वो भी मैंने इसमें करवाया है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, टाइम सीरीज का बेसिक हो गया, सैम्पलिंग का ये बेसिक हो गया, ये रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये देखो ये इंडेक्स नंबर वाली क्लास है सर, इसमें सारा इंडेक्स नंबर से रिलेटेड चीजें करवाई हुई है। ये देखो सेंट्रल टेंडेंसी की स्पेसिफिक ईयर न्यूमेरिकल्स पर क्लास है, एसडीएन कर्टोसिस की स्पेसिफिक ईयर न्यूमेरिकल पर क्लास है, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन स्पेशल न्यूमेरिकल पर क्लास है, और आपका डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा, ये आप जाओगे मैथमेटिकल्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर, ये देखो बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये देखो एनसीईआरटी लेवल मैथ्स, रेंज क्या होती, इक्वेशन, आइडेंटिटी, ये रहा आपका मैक्सिमा मिनिमा, सारा 2 क्लासेस है मैक्सिमा मिनिमा पर। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, आप अपना अच्छे रिवाइज कर सकते हो। आगे देखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947 से 1990, और ये भी +1 +2 की जो बुक हम पढ़ते हैं उसमें है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, 5 ईयर प्लान्स हो गए, नीति आयोग हो गया, इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है ना, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की प्रॉब्लम और गवर्नमेंट स्कीम्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से रिलेटेड। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका +1 +2 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, PQLI, HDI, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एजेंसीज जैसे नबार्ड नहीं है, नबार्ड है, RRB है, ये सारी एजेंसीज पूछ रहे हैं वो। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चलो अभी हम ये देखते हैं। ये देखो आप इंडियन इकोनॉमी पर जाओगे, ये देखो ये आपका कंपैरेटिव, ये +1 +2 की 1947 से इंडियन इकोनॉमी अभी हमने जो देखी, इंडियन इकोनॉमी सिंस 1947, और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एनालिसिस है, ये भी पूछते हैं वो लेक्चर लेवल के एग्जाम्स में, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, 16th फाइनेंस कमीशन, कमिटीज, एक्ट डेट्स, ये आपका आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड सब चीज़ें इसमें आप देखोगे ना, ये क्लासेस सब इसमें है, ग्रीन रेवोल्यूशन, MSP, ये वो चीज़ें, ट्रेड रिफॉर्म्स आ गई, ये LPG रिफॉर्म्स आपके 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये अनएम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग प्लानिंग, ये उससे रिलेटेड सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, ये इंडिया का थोड़ा सेंसस डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस से, और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड डाटा है, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको 2 मिनट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाओगे तो इसमें अभी हमने वो देखा था ना,
अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये देखो वही है, HCF का मतलब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवाने से पहले मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क बताया क्या होता है, और फिर मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करवाया। ये पॉवर्टी से रिलेटेड है चैप्टर्स आपके, ये आपके HDI वगैरह हो गए, इंडाइसिस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, फिर ये देखो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स खोलोगे, टॉपिक था ना एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो है ये। और अगर हम ये पढ़ते हैं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स वगैरह कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का थोड़े से रिलेटेड टॉपिक्स भी ऐड करे हैं मैंने। फिर आपका ये आ जाता है पंजाब इकोनॉमी, ठीक है। पंजाब इकोनॉमी में ये 2026 का पंजाब का बजट, इकोनॉमिक सर्वे पंजाब का हो गया, ठीक है। और भी पंजाब इकोनॉमी की क्लासेस हैं, पंजाब इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, पंजाब के करंट, ठीक है। अभी हम एक आध क्लास इस पर पंजाब सेंसस डाटा जो है उस पर भी लेने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, तो इसमें ना द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको ज़रूर देखनी है, PYQs की क्लासेस बहुत मेहनत लगा के हमने बनाई है। ये PYQs की क्लासेस कितनी है देखो, ध्यान से देखो, 7 क्लासेस हैं PYQs की, ये सारी आपको अच्छे से देखनी है, एक क्लास के 5 मिनट भी मिस नहीं करने हैं आपको, ठीक है जी, सब देखनी है। फिर ये आपकी 2021 के PYQs की क्लासेस हैं, ये अलग है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपका ये एक ना इसमें क्लास है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें जैसे कुछ फैक्चुअल चीजें आती हैं ना, बेसिक फैक्चुअल चीजें, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, ये बुक किसने दी, ऐसे वाली चीजें, तो जो स्पेसिफिकली हमने PYQ से फाइंड करनी है, पंजाब कैडर के PYQ से, ठीक है, वो है इसमें सारा डाटा। समझ गए हो बात को? तो देखो सिलेबस तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है कुछ, ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से करो। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल देती हूँ कि अगर आप पूरा ये कोर्स कंटेंट जो मैंने आपको भी बताया देख लोगे ना, 110% आपके नंबर एग्जाम में बूस्ट हो गए होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आपके विदाउट ये कोर्स कंटेंट देखे ठीक होने थे, इसको देखने के बाद आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही ठीक होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। बिकॉज बहुत मेहनत से हमने कोर्स कंटेंट बनाया, स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, ठीक है जी। तो बाकी आपका जो भी डाउट होगा ना मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और कोई भी आपकी एज इट इज़ डिमांड होगी कि ऐसी क्लासेस ले लीजिए इसकी तैयारी के लिए ऐसी, तो आप कमेंट्स में बता देना, हम उसको करेंगे ज़रूर गौर, ठीक है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू।